Hello everyone. In the last lecture, we studied the definition section of the BSA section 2, in which we studied the definitions of the code section 2 subsection 1 clause A, in which we studied how the arbitrators, the tribunals does not come under the ambit of the definition of the code, and what is the meaning of the all persons authorized to take evidence. Like we took the example of the commissions, right? After that, we studied the definition of the fact. According to Jeremy Bentham, facts are of two types, फिजिकल फैक्ट्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। सेम जो उसकी जो जर्मी बेंथम ने बताया था, वही डेफिनेशन, उसकी सिमिलर डेफिनेशन हमारे एविडेंस लॉ में है, राइट। उसके बाद हमने किया था, कुछ एग्जांपल्स किए थे। लेटर वी डिड द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फैक्टम प्रोबेंडम एंड फैक्टम प्रोबेंस। फैक्टम प्रोबेंडम मींस द जो चीज प्रूव करनी है, लाइक क्या ए ने बी का मर्डर किया, राइट। एंड फैक्टम फैक्टस प्रोबेंस मींस कि आप उसको कैसे आप उसको प्रूव करोगे, एविडेंशियरी। उसको बोलते थे प्रिंसिपल फैक्ट, इसको बोलते एविडेंशियरी फैक्ट, राइट। एविडेंशियरी फैक्ट। उसके बाद हमने किया था कि कैनेडियन क्रिमिनल एविडेंस में टोटल 23 टाइप्स के उन्होंने फैक्ट बताए थे, राइट। उसके बाद हमने किया था डेफिनेशन ऑफ द रेलिवेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज के, राइट। उसमें हमने बात की थी कि क्या रेलिवेंट का क्या मतलब है। उसके साथ हमने रीड किया था सेक्शन 3 ऑफ द बीएसए, जो पहले था सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। उसमें वर्ड थे नो ऑफ नो अदर्स। इट मीन्स कि जुडिशियल डिस्क्रिशन उन्होंने खत्म कर दी गई है। जो सेक्शन 3 से लेके 50 बीएससी में हमें बताए गए हैं कि ये चीजें ही सिर्फ रेलिवेंट हैं, आप उसको ही कोर्ट में लेके आ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ उसी एविडेंसेस को आप लेके आ सकते हो, आप किसी इरेलीवेंट चीज को आप लेके नहीं आ सकते, राइट। तो इसके बाद हमने किया था, एक हमने क्वेश्चन लिखा था मेंस का कि अगर कोई एविडेंस इलीगली प्रोक्योर्ड है, क्या कोर्ट उसे फिर भी एडमिसिबल मानेगा, राइट। सो हमने एक चीज की थी, एंड्स मैटर्स नॉट द मीन्स। इसमें हमने केस लो किया था आर के मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड आर के पटोदिया वर्सेस एम पटोदिया वर्सेस आर के बिरला, राइट। उसके पहले हमने एफिडेविट्स के बारे में किया था, अलेक्स अफोराई के बारे में किया था, राइट। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे, डेफिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। राइट। डॉक्यूमेंट की आपकी डेफिनेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज डी, ये बात करता है डॉक्यूमेंट के बारे में, राइट। डॉक्यूमेंट आपका क्या कहता है, सेक्शन 2 डी में अगर आप इसको रीड करोगे, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर expressed or described or otherwise recorded upon any substance by means of letters, figures, marks, or any other means, right? Or by more than one of those means. It means कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेपर पे आपकी कोई, फॉर एग्जाम्पल कोई बही खाते हैं, उनके ऊपर आपके रोज के अकाउंट्स आपके मेंटेन है, रोज का लेना देना आपका मेंटेन है। तो एनी मैटर, आपके जो एंट्रीज हैं, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड ऑन अपॉन एनी सब्सटेंस। सब्सटेंस मींस दैट पेपर, उसके पेपर के ऊपर जो भी आपका मैटर उस पर लिखा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट, राइट। सो ये चीज ना, इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में क्या डिफरेंस है। इंग्लिश लॉ में इस सब्सटेंस को ही वो डॉक्यूमेंट कहते हैं। इन द इंग्लिश लॉ सब्सटेंस को ही वो डॉक्यूमेंट कहते हैं। सब्सटेंस में कहने का मतलब क्या है कि एक पेपर को वो डॉक्यूमेंट कहते हैं। बट हमारे इंडियन
लो में क्या है, आप अगर डेफिनेशन को फिर से रीड करोगे, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर, मीन्स क्या है कि हम जो मैटर यहाँ पे लिखा गया है, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग लाइक एसक्यूएल, अकेडमी, राइट, कुछ भी हमारा कोई डॉक्यूमेंट है, जो ये मैटर है, हम इसको डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, राइट। हम जो मैटर है उसको डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, ना कि एक सिर्फ सब्सटेंस को हम डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, राइट। सो वो डॉक्यूमेंट हम आगे रीड करते हैं, एक्सप्रेस्ड, डिस्क्राइब और अदरवाइज रिकॉर्डेड। फॉर एग्जाम्पल, रिकॉर्डेड मीन्स, फॉर एग्जाम्पल हम कोई वॉइस रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे अभी ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो जो ये मेरी वीडियो है, ये भी क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, राइट। अपॉन एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस, इन्होंने कोई ये नहीं कहा सिर्फ आपको पेपर पे, चाहे आप किसी पत्थर पे, किसी दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो द डॉक्यूमेंट, राइट। बाय मीन्स ऑफ वो क्या लिखा हो, लेटर्स कुछ, जिससे हमने ये लिखा, एसकेलो एकेडमी लिखा, फिगर्स, कुछ फिगर्स बनी हो, मार्क्स, कुछ एरोज वगैरह, कुछ डायरेक्शन, कुछ मार्क्स बने हो, या एनी अदर मीन्स, या किसी भी तरीके से, फॉर एग्जांपल एक पेंटिंग है, वो भी क्या है, एक डॉक्यूमेंट, राइट, क्योंकि उसके ऊपर कुछ लिखा गया है, बाय एनी मीन्स, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, चाहे आप एक सब्सटेंस पे लेटर्स एंड फिगर्स आप दोनों यूज कर लो, है ना, मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। आगे आगे जो आगे आ रही है वो है मेन लाइन, इंटेंडेड टू बी यूज, इसको आप अंडरलाइन कर लो। हर चीज डॉक्यूमेंट नहीं होगी, इंटेंडेड टू बी यूज और विच मे बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, राइट, एंड इंक्लूड्स, अभी ये चीज चेंज आई है, इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड, ठीक है जी। अभी जैसे क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिकली एविडेंस में ज्यादा आने लग गए, तो इन्होंने उसको उसको डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में डाल दिया। इसके पहले क्या था, कुछ जजमेंट्स थी, ऐसा नहीं था कि अभी डाला तो ये अभी ही डॉक्यूमेंट बने हैं। कुछ पहले सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इनको कह दिया था कि भी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, डेट इज ऑल्सो द डॉक्यूमेंट, राइट। तो अभी जो मेजर चेंजेस हैं वो क्या चीज़ है, कि जो चीज़ पहले इम्प्लिसिट थी थ्रू द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स, राइट, और द हाई कोर्ट्स, तो अभी उन चीज़ों को लेजिस्लेचर ने एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस कर दिया, राइट। सो डॉक्यूमेंट क्या है, एनी मैटर, जैसे हमने इस पे लिखा, एसकेल एकेडमी लिखा, और जो भी सब्सटेंस लिखा, जो भी हमने मटेरियल लिखा, डेट इज डॉक्यूमेंट। और जो इंटेंडेड है कि इसको हमने रिकॉर्ड करके रखना है, ठीक है जी, डेट इज डॉक्यूमेंट। क्या डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन कहीं और भी डिफाइन है? यस, सेक्शन सेक्शन 8, टू क्लोज 8 ऑफ BNS, हमने क्लियर किया था ना, कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 ऑफ BS वो क्या बात करता है, कि आप BNS की, BNSS की या IT एक्ट की डेफिनेशन को बोरो कर सकते हो, जब यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन नहीं है। तो अब तो चाहे आप यहाँ पे इसकी, आप चाहे आप इसको बोरो करो ना करो, बिकॉज इसकी भी डेफिनेशन सिमिलर ही है, सेम ही ऑलमोस्ट, राइट, ठीक है। क्या कहीं और भी डॉक्यूमेंट डिफाइंड है? यस, सेक्शन 3 ऑफ जर्नल क्लोजिस एक्ट 1897, हमने बात की थी, जर्नल क्लोजिस एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसकी डेफिनेशन आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है जी। जनरल रूल क्या है, कि आप एक किसी स्टैट्यूट की डेफिनेशन को कहीं और आप उसको यूज नहीं कर सकते, बट जो जनरल क्लोजिस एक्ट ऐसा बनाया गया है जिसकी डेफिनेशन आप कहीं भी यूज कर सकते हो, राइट। तो एक क्वेश्चन था, लाइक, क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन मेंस में आया था, आई थिंक पंजाब में आया था, और कई बार आता है दिल्ली वाले एग्जाम में भी आते हैं ये वाले क्वेश्चंस। इज
टेप और वीडियो रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट, ये हमने अभी बात की थी। हाँ जी, यस, इट इज अ डॉक्यूमेंट। ये हमें क्यों है ये डॉक्यूमेंट, आप देख सकते हो। वॉइस, जो हमारी वॉइस है, ये हमारी जो वीडियो है, जब भी अभी अभी जैसे इस पे मेरी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो इसका इंटेंडेड क्या है, मैं ये क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि मैं इसको एक, कि आगे ये यूज हो सके, राइट, कि इसको मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर। अगर मैं अपनी कुछ वीडियो या टेप रिकॉर्डिंग कुछ मैं कर रहा हूँ फॉर द इंटेंडेड, कि उसको मैं रिकॉर्ड करके रखूँ, सो इट इज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है। ये सबसे पहला केस लो आया था, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल देसाई। इट इज 2003 सुप्रीम कोर्ट। इट इज वेरी लैंडमार्क केस लो, राइट। इसके बाद क्या था कि जो भी इस केस के बाद ही ऑडियो वीडियो या डिजिटल, है ना, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, उसके बाद यूज होने लग गए, और उसको कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करना भी स्टार्ट कर दिया, राइट। तो इट इज, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इट इज प्रीकर्सर टू एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एविडेंसेस। तो ये जो ये केस लो है, इट इज अ प्रीकर्सर, राइट, इज अ प्रीकर्सर, जो हमें दिशा दिखाता है भी, इससे ही स्टार्ट हुआ था सिस्टम सारा, राइट। उसके बाद हम रीड करते हैं, ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए डॉक्यूमेंट का, चाहे आपके पास 3 नंबर का आ जाए, राइट, तो आपको उसको इंटरलिंकिंग करना है। अगर आप उसको सेक्शन 2, अगर सिर्फ आप जो बीएसए में है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 सिर्फ डी ये वाला ही लिख दोगे, तो आपको सभी बच्चे वही लिखेंगे, तो आपको आउट ऑफ, अगर 5 मार्क्स का है, तो आपको आउट ऑफ 2 मिल जाएंगे, 1 मिल जाएगा, राइट, या आपको 3 मिल जाएंगे, चलो लगा लो, अगर फॉर एग्जाम्पल 3 मिल रहे हैं सभी को, पहली बात मिलती है, 2 मिलते हैं, ठीक है। बट आप अगर आपने पेपर एक्सेप्शनल लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने सभी इंटरलिंकिंग की है, कि आपने बीएनएस के बारे में भी बताया, उसके बाद आपने इसके बारे में भी बताया, उसके बाद आपने जनरल क्लोजेस एक्ट के बारे में भी बताया, ठीक है, उसके बाद आपने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड को आपने एक्सप्लेन किया और इस केस लो को लिखा, तो आपके 5 में से 4 लेने बहुत इजी हो जाते हैं, राइट। इंटरलिंकिंग से ही मार्क्स मिलते हैं आपको मेंस में। नेक्स्ट we will study the definition of evidence, section 2 subsection 1 clause E। नाउ अभी हमारा एविडेंस लो है, राइट, तो एविडेंस की डेफिनेशन करनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। So now we will study the definition of the evidence, right? It is given in it is given in section 2 subsection 1 clause E। अभी हम एविडेंस लो कर रहे हैं, तो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली डेफिनेशन है एविडेंस की, कि एविडेंस है क्या। हम अपने नॉर्मल पैरलांस में हम क्या कहते हैं कि भी आपके पास इस चीज का क्या प्रूफ है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई किसी ए पर्सन बी पे चोरी का आरोप लगा रहा है कि इसने मेरे पर्स से पैसे चुराए, तो बी क्या कहेगा कि आपके पास क्या प्रूफ है जी। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। हमें कहना चाहिए आपके पास क्या एविडेंस है, बिकॉज एविडेंसेस लीड्स टू प्रूफ। So we should use the correct nomenclatures, right? हमें एविडेंस, आपके पास क्या एविडेंसेस है, एविडेंस, बिकॉज अगर एविडेंस आएंगे फिर ही आप उसको आप प्रूफ कर पाओगे चीज को। सो ये चीज आपको करेक्ट करनी चाहिए, आपको ये चीज कभी नहीं कहनी चाहिए कि आपके पास क्या प्रूफ है, वी शुड से आपके पास क्या एविडेंस है, राइट। तो हम डेफिनेशन करते हैं एविडेंस की। अगर आप एविडेंस की डेफिनेशन रीड करोगे, तो इसमें बताया गया एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। सबसे पहले एविडेंस की डेफिनेशन ना कंप्लीट नहीं है, राइट, हम देखते हैं क्या चीज है।
Evidence means and includes all statements, including statements given electronically, which the court permits or requires to be made before it or by witnesses in relation to matters of the fact under inquiry, and such statements are called oral evidence, right? All documents, including electronic and digital records, produced for the inspection of the court, and such documents are called documented evidences. ये क्या बता रहे हैं कि भी ये एविडेंस का मतलब है ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एविडेंस है क्या चीज, ये इसने बिल्कुल क्लियर नहीं किया। ठीक है जी। सो एविडेंस की डेफिनेशन बिल्कुल भी, अगर मैं बात करूं, उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताती, राइट? इट ओनली इट ओनली टेल्स इट इज ऑफ टू टाइप्स, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है। सो इसके ऊपर ना आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं अगर मेंस के लिए, तो आप ये क्वेश्चन लिख सकते हो। क्वेश्चंस क्या आते हैं? डेफिनेशन ऑफ द एविडेंस, डेफिनेशन ऑफ द एविडेंस इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव मीन्स इंक्लूड करते हैं, राइट? कि ओरल एविडेंस है एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। डेफिनेशन ऑफ एविडेंस इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, नॉट एन एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है, राइट? इट इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन, इट इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन एक्सप्लेन, राइट? अगर मैं बात करूं ये एविडेंस की जो ये डेफिनेशन है ये कंप्लीट क्यों नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई मर्डर हुआ, राइट? नाइफ रिकवर हुआ, नाइफ रिकवर हुआ, तो वो नाइफ क्या है तो वो एविडेंस, राइट? बट वो क्या वो ओरल एविडेंस है? नहीं। क्या वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? हमने अभी डॉक्यूमेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसमें क्या बताया था? एनीथिंग एक्सप्रेस्ड डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, बट इट इज अ मटीरियल एविडेंस, राइट? है ना, ये वर्ड था मटीरियल एविडेंस या रियल एविडेंस अगर हम बात करें तो। इसी वजह से तो अगर हम एविडेंस की डेफिनेशन को पढ़ें तो वो तो एविडेंस की डेफिनेशन में वो चीज नहीं आ रही, तो क्या आप उसको कोर्ट में आप पेश आप नहीं कर सकते, राइट? तो ये बहुत एक गड़बड़ है। इसका एक और क्वेश्चन आप लिख सकते हो, नाइफ विद विच ऑफेंस इज कमिटेड, नाइफ विद विच एन ऑफेंस इज कमिटेड इज एन एविडेंस। Is it oral evidence, documentary evidence, or other evidence? Right? So ये चीजें हमें क्लियर नहीं है एविडेंस की डेफिनेशन से। ठीक है जी। तो अगर आप इसमें ये चीज लिख सकते हो, अगर हम बात करें और क्या क्या दिक्कतें हैं, डिस्क्रिपेंसी लिख सकते हो आप, डिस्क्रिपेंसीज इन डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। एविडेंस की डेफिनेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है जी। फर्स्ट क्या है, जो भी हमने बात की कि मटेरियल और रियल एविडेंस को कवर नहीं कर रही, राइट? सेकंड इज, फॉर एग्जांपल, कोई जो रेडी लगाता है वो विटनेस बॉक्स में आया है, वो कुछ अपना एविडेंस दे रहा है, ठीक है? उसके हाथ में रोलेक्स की घड़ी है या एप्पल वॉच है, उसके हाथ में एप्पल वॉच है, उसके पास आईफोन है, राइट? सो ये हो सकता है कि उसने पैसे लेके, है ना, गवाही दे रहा हो, सो इट इज ऑल्सो नॉट कवर्ड। ना ही ये ओरल एविडेंस में आ रहा है, ना ही ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आ रहा है। इसको बोलते हैं डिमीनर ऑफ विटनेस, ये कवर नहीं है, राइट? उसके बाद क्या चीज है, कोर्ट ने कुछ इंस्पेक्शन की, कोर्ट ने मौका वारदात पे जज ने आके या कुछ देखा है, इंसिडेंट जो सीन था वो देखा, उसको अपने रिकॉर्ड में लिख लिया, तो वो क्या है? क्या वो ओरल एविडेंस है? नहीं। क्या वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? तो वो भी चीज कवर नहीं हो रही।
ये हम बात करेंगे कि तो ये आप ये कोर्ट में फ्री चल कैसे रहे हैं। ठीक है, ये हम इसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ इज जुडिशियल नोटिस। जुडिशियल नोटिस, व्हाट इट डज इट मीन? जुडिशियल नोटिस, आगे हम बात करेंगे सेक्शन, पहले थे सेक्शन 56 57, जिसमें बात की गई थी कि कई चीजें होती हैं भी जहाँ पे कोर्ट को एक कुछ एविडेंस, किसी किसी पॉइंट पे एविडेंस लेने की कोई जरूरत नहीं होती, बिकॉज वो सबको पता होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं, अगर कुछ कोर्ट में कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन उठ जाए कि इंडिया का नेशनल सॉन्ग क्या है, तो पता है हमें सभी को, तो इस पे अगर होगी, अगर कोर्ट गई कि मेरे को एविडेंस लेके दो, तो ये नहीं। तो कोर्ट का समय बचाने के लिए कुछ चीजें बताई गई थी पहले सेक्शन 57 में, अभी भी कुछ चीजें ऐड कर दी गई हैं इसकी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो उस पे कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो आप उसको सीधा एज उसका जुडिशियल नोटिस ले सकते हो। सो है तो ये भी एविडेंस बन गया, बट ये कहाँ लिखा है? ना ओरल में, ना डॉक्यूमेंट्री में, राइट? तो इसको हम तो जो ये हमारी जो ये डेफिनेशन थी, ठीक है, एविडेंस में किसने लिखा था? जेम्स स्टीफन ने। तो जेम्स स्टीफन की कई जूरिस्ट बुराई करते हैं कि आपने एविडेंस लो को आपने अच्छे से आपने उसको कवर नहीं किया, आपने उसको इन हेस्ट आपने लिखा, उसको उसकी एवरी एस्पेक्ट्स आपने उसको कवर नहीं किए। पर जो लॉ होता है, आपने उसको आप उसको लिख रहे हो कोडिफिकेशन, है ना, कंसोलिडेशन, आपने उसको वर्ड लिख रहे हो आप कंसोलिडेशन, बट आपने उसको अच्छे से उसको आप कवर किया नहीं। सेम चीज क्या की, अभी गलती क्या की हमारे इंडियन लॉ मेकर्स ने भी सेम चीज की। भी उसने तो गलती कर दी, आप तो मत करो। अभी तो पता लग गया क्या क्या दिक्कतें हैं हमारे एविडेंस में, आप उसके बाद भी आप उसको करेक्ट नहीं कर रहे हो, राइट? तो इसमें एक जूरिस्ट थे हमारे, जूरिस्ट जूरिस्ट हायर एंड एक और थे, विटलेस्टॉफ। इन्होंने जेम्स स्टीफन की इस डेफिनेशन को कहा था कि इट इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन, मैनी थिंग्स इज मिसिंग इन दिस डेफिनेशन, राइट? सो अभी हम बात करते हैं, तो अगर ये चीजें यहाँ पे कवर नहीं हो रही, तो ये कवर कहाँ हो रही है? इसके साथ हमें रीड करनी पड़ेगी डेफिनेशन ऑफ प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड। अगर आप अप्रूव्ड की बात करो, इट इज गिवन इन जे क्लोज, एंड अगर आप डिसप्रूव की बात करो इट इज गिवन इन सी। हम बात करते हैं प्रूव्ड की डेफिनेशन की। अगर आप इसकी ओपन करोगे, फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, एक फैक्ट प्रूव माना जाएगा व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट। यहाँ पे एविडेंस नहीं लिखा, आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंसेस बिफोर इट लिखा होता तो ब्लंडर हो गया था। तो आप जो ये ऊपर हमने चार चीजें बात की थी कि मटेरियल एविडेंस, डिमीनर, इंस्पेक्शन और जुडिशियल नोटिस, आप इनको फिर रिकॉर्ड पे अब लेके ही नहीं आ सकते थे, राइट? सो इन्होंने यहाँ पे वर्ड लिख दिया मैटर। मैटर मीन्स एविडेंस से, एविडेंस में तो सिर्फ ओवरलोड डॉक्यूमेंट्री की बात की गई है, बट मैटर्स में तो सब कुछ आ गया, एक चाकू भी आ गया, है ना, उसका रवैया भी आ गया, जो वो विटनेस जो उसका एक डिमीनर है वो भी आ गया। तो राइट, तो यहाँ पे चलो जेम्स स्टीफन ने एक चीज अच्छी बात कर दी थी कि यहाँ पे उसने वर्ड एविडेंस नहीं लिखा, ताकि हम इसको इंटरप्रेट कर पाए। तो ये चीज हमें कहाँ से पता लगी? एक केस लो आया था, आर वर्सेस आशुतोष, आर वर्सेस आशुतोष, राइट? आप इसमें लिख सकते हो, इन्होंने कहा था कि आर वर्सेस आशुतोष, ये कलकत्ता हाई कोर्ट का था। तो इसमें बताया गया था
कि आप जब भी आप एविडेंस की आप डेफिनेशन को रीड करोगे, तब आपको डेफिनेशन ऑफ अप्रूव्ड और डिसप्रूव्ड की डेफिनेशन में जो वर्ड एनी मैटर यूज एनी मैटर वर्ड यूज किया गया है, आपको उसको साथ में पढ़ना है, राइट। सिर्फ मैटर्स वर्ड यूज किया गया है, तो आपको उसको साथ में पढ़ना है, राइट। अगर आप डिस्प्यूट भी देखो, वहाँ भी सेम चीज है। डिस्प्यूट इन रिलेशन टू अ फैक्ट मींस व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट, राइट। तो चीज क्या है, हमें आपको पता लग गया भी। चाहे अगर आपसे कोई पूछे कि क्या कोई नाइफ एविडेंस है, तो आपने बोला है बिल्कुल है जी। बट अगर आप सिर्फ एविडेंस की आप डेफिनेशन तक आप रिस्ट्रिक्ट रहोगे, तो वो नहीं है। बट आपको उसको अप्रूव्ड और डिसप्रूव की डेफिनेशन के साथ अगर आप उसको रीड करोगे, तो वो बिल्कुल एविडेंस है, राइट। अगर मैं केस लो की बात करूँ, केस लो था हमारा आर वर्सेस आशु आशुतोष। आर का मतलब होता है अ, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये होता है क्वीन या किंग, पहले जो थे ना ब्रिटेन में, उनके लिए यूज हो जाता था ये चीज, राइट। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते आर वर्सेस क्वीन, आर वर्सेस आशुतोष। दिस इज द कैलकाटा फुल बेंच। मैं आपको बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें साथ साथ बताता जाऊंगा, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। एविडेंसेस कितने टाइप के हैं? जो ये इनिशियल लेक्चर्स होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं। बिकॉज अगर कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग अगर आपका कोई नींव या बेस आपका स्ट्रांग नहीं है, तो आपका आगे उस बिल्डिंग या ये सब्जेक्ट आगे स्ट्रांग नहीं होगा। पता है क्या होता है, कई बार क्या होता है कि बच्चे इन लेक्चर्स को स्किप कर देते हैं, बिकॉज भी ये तो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन ही सबसे कोर चीज होती है, वही आपको एविडेंस एक्ट का जो उसका मेन सोल है, कि वो क्या कहना चाहती है, वो क्यों बनी, एविडेंस एक्ट क्यों आया, राइट। अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, तब आप कोई भी अपना आंसर भी दोगे, चाहे आपको कितनी भी नॉलेज हो, तभी भी आपकी आंसर इतना क्लियर नहीं होगा एज कम्पेयर टू दैट स्टूडेंट जिसको ये सभी बेसिक्स पता होंगे, राइट। हम करते हैं टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। टाइप्स ऑफ एविडेंसेस में आगे डायरेक्ट एंड सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, राइट। ये मैंने बात की थी, इसको इनडायरेक्ट भी कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ए ने देखा कि बी मर्डर कर रहा है, तो इट इज अ डायरेक्ट एविडेंस बिकॉज इट इज आई विटनेस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या था? बी लास्ट टाइम ए बी के साथ देखा गया था, राइट। इट इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। इनडायरेक्ट एविडेंसेस, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मेरे पास ये मेरा बेयर एक्ट है, ठीक है। तो ये इस पे मैंने कुछ लिखा रखा है। अगर कोर्ट में अगर आपको कुछ प्रूव करना है, तो आप इसको लेके जाओगे। इट इज ए प्राइमरी, द वेरी डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। अगर आप इसकी कॉपी लेके जा रहे हो, देन इट इज सेकेंडरी एविडेंस, राइट। नेक्स्ट इज सब्सटेंटिव एविडेंस एंड कोरोबोरेटिव कोरोबोरेटिव एविडेंस। सब्सटैंटिव एविडेंस मीन्स कि वो इतना सब्सटैंटिव, उसकी इतनी हाई वैल्यू है कि आप उसी के बेसिस पे आप उसकी कन्विक्शन 1% एक आप जजमेंट आप दे सकते हो, राइट। राइट। फॉर एग्जांपल, कोई आई विटनेस है, आई विटनेस कोर्ट में खड़ा होकर सब कुछ ठीक बता रहा है कि हाँ जी उस पर्सन ने ऐसे करके ऐसे उसकी भी चोरी की थी या डेथ की थी, राइट। सो दैट इज अ सब्सटैंटिव एविडेंस। कोरोबरेटिव एविडेंस वो होता है, फॉर एग्जांपल, जो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस होते हैं, they all are corroborative evidences because इनकी इतनी वेटेज नहीं होती। सिर्फ ये देख लेना कि ए लास्ट टाइम ए बी के साथ था,
तो क्या आप इसी बेसिस पे आप कोई आप जजमेंट दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो इट इज कोरोबरेटिव, इसको कहते हैं सपोर्टिव भी कहते हैं इसको, कि ये सपोर्ट करते हैं, राइट। फोर्थ इज नेचुरल विटनेस। नेचुरल विटनेस का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल नेबर्स, राइट, या फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रोथल है, ब्रोथल है, वहां पे जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, राइट, या कोई पिंप है, राइट, डेटा नेचुरल विटनेसेस मीन कि फॉर एग्जाम्पल कोई चौकीदार है, राइट, कि वहां पे वो नेचुरली वहीं पे होते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो, इसका एक केस फ्लो लिख सकते हो। कृष्णा, कृष्णा राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इट इज द केस फ्लो ऑफ 1993 सुप्रीम कोर्ट। इस इन्होंने बताया था नेचुरल विटनेसेस आर दोज विटनेसेस, natural witnesses are those witnesses which whose presence is natural, whose presence is natural, who in natural course of business, who in natural course of business would have been would have been present would have been present at the scene of the occurrence, scene of the occurrence, or had good reasons had good reasons to be present at the time of occurrence, at the time of occurrence. So it means कि नेचुरली वो उसी टाइम पे, उसी प्लेस पे वो अक्सर वहीं होते हैं, नेचुरली, राइट। सो दे आर द नेचुरल विटनेसेस। इसके बाद क्या आता है? चांस विटनेसेस। फिफ्थ इज चांस विटनेसेस। इट मींस बाय चांस, बाय चांस वो वहां था। हम देखते हैं ना कई मूवीज में, पिज्जा बॉयज, है ना, बाय चांस मैं वहां आ गया था। तो आप इसको कह सकते हैं इट इज अपोजिट टू द नेचुरल विटनेस, राइट। तो इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है? एविडेंशियरी वैल्यू मींस कि कोर्ट इसको कितनी वेटेज पे रखेगा, इसकी लेस एविडेंशियल वैल्यू होती है। क्यों? अगर ये आके कोर्ट में बता रहा है कि वाई ही केम देयर, राइट, एंड वो अपनी कॉन्फिडेंटली, ठीक है, और बिना कोई फैब्रिकेशन के, अगर वो सब्सटेंटिवली अगर वो वहां पे खड़ा है, राइट, तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू बढ़ जाती है। बट जनरली उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है? कम होती है एज कम्पेयर टू द नेचुरल विटनेसेस, राइट। अगर मैं बात करूँ, अगर आपसे एक चीज पूछूं, पुलिस पेट्रोलिंग करती है, पुलिस पेट्रोलिंग क्या वो क्या है? मतलब चांस विटनेस है या नेचुरल विटनेस है वो, राइट। तो एक बार आप भी सोचो कि पुलिस जो पेट्रोलिंग करती है वो क्या है? इट इज अ नेचुरल विटनेस, नॉट अ चांस विटनेस। कई स्टूडेंट्स ये चीजें गलत करेंगे बिकॉज इट इज, उनको लगेगा कि ये चांस फिटनेस है। नहीं, इन द नेचुरल कोर्स ऑफ देयर बिजनेस, राइट, एंड दे आल्सो हैव द गुड रीजंस, अगर वो रोज ही वहीं पे पेट्रोलिंग करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, तो अगर उन्होंने देखा दैट, सो वो बन जाएंगे नेचुरल विटनेसेस, नॉट द चांस विटनेसेस, राइट। इसके बाद आप कर सकते हो सिक्स्थ इज हॉस्टाइल एविडेंस। हॉस्टाइल एविडेंस या विटनेस लगा लो, मीन्स जो बंदा मुकर जाए,
मुकर जाए या रिट्रीट कर जाए अपनी स्टेटमेंट से, राइट। उसने पुलिस को कुछ कहा था, अभी वो कोर्ट में आके कुछ और कह रहा है, तो इट इज अ हॉस्टाइल विटनेस। सेवंथ इज आई विटनेस, ये तो हमने बात कर ही ली भी, जिसने इंसिडेंट को खुद ही देखा हो, इसको हम क्या कह देते हैं, ओकुलर विटनेस भी कह देते हैं। ये चीज कई बार प्री में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ओकुलर एविडेंस क्या होता है, तो आप कह सकते हो इट इज आई विटनेस, राइट। नेक्स्ट इज, अगर इसमें ना एक चीज थी, एक इसमें चीज थी, एक इलस्ट्रेशन थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने, अभी मैं एकेडमी में मैं बैठा हूँ, मैंने देखा कि बाहर कुछ गोलियां चली, मैंने उसकी आवाज सुनी और मैं उठ के बाहर गया, मैंने देखा, ठीक है जी। कि जो मैंने जो विटनेस ऑन द स्पॉट पहुंचा आफ्टर हियरिंग द गन शाउट, क्या मैं आई विटनेस हूँ? मैं आई विटनेस नहीं हूँ, बिकॉज मैंने उसको होते हुए नहीं देखा भी गोलियां किसने चलाई, बट मैंने आवाज सुनने के बाद मैं आया, राइट। सो इट इज, आई एम नॉट द आई विटनेस। ये चीज क्लियर की गई थी पी पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2002 2004 सुप्रीम कोर्ट, राइट। इसकी बात हम बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है जी। एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है आई विटनेस की, आपको क्या लगता है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? सबसे ज्यादा आई विटनेस की ही वैल्यू होगी। मैंने कोई चोरी होते हुए या मैंने किसी को, एक ने बी को मारते हुए मैंने देखा, तो अगर मैं बिल्कुल सही सही बता रहा हूँ कि उसने ऐसे मारा, उसने ऐसे कपड़े डाले थे, उसके पास ये गन थी, ठीक है, उसने दो गोलियां मारी, एक गोली मारी, तो अगर मैं सबसे सही 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 बता रहा हूँ, सही सही बता रहा हूँ, तो मेरी एवरी डेसिबल सबसे हाई होगी, राइट। तो आई विटनेस के आपने मूवीज में भी देखा होगा कि आई विटनेस को मरवा देते हैं, उसको किडनैप करवा देते हैं, है ना, या उसको कोई धमकी वगैरह दिलवा देते हैं, और कोर्ट सिर्फ आई विटनेस का वेट कर रहा होता है, तभी वो आएगा, कब आएगा, राइट। तो इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है कि सिर्फ अगर ये, अपना ये, अगर इसकी स्टेटमेंट, आई विटनेस की स्टेटमेंट होली रिलायबल है, रिलायबल है, तो कोर्ट सिर्फ इसी बेसिस पे, आई विटनेस की स्टेटमेंट के बेसिस पे कन्विक्शन एक्यूज की कर सकता है। तो ये बात क्लियर की गई थी अनिल वर्सेस स्टेट ऑफ असम, अनिल वर्सेस स्टेट ऑफ असम 1993 सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आ गया जी स्ट्रोक विटनेस। स्ट्रोक विटनेस क्या हो गया? खरीद के पैसे दे के उसको कह दिया तू तो जाके कोर्ट में स्टेटमेंट दे, उसकी एविडेंशियली क्या होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, राइट। उसके बाद आ गया इंटरेस्टेड विटनेस। इंटरेस्टेड विटनेस मतलब क्या होता है कि वो कोई भी जो पार्टीज हैं, एक्यूज है या विक्टिम है, उनसे, उनके कोई रिलेटिव है या कोई फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हो गए, ठीक है, रिलेटिव हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, सो दीज आर द इंटरेस्टेड विटनेसेस। इसमें एक चीज थी कि क्या आप सिर्फ इंटरेस्टेड विटनेस के बेसिस पे आप क्या, अगर फॉर एग्जांपल कोई इंटरेस्टेड विटनेस है, फॉर एग्जांपल मैं उसका भाई हूँ, ठीक है, और कोर्ट में मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ भी हाँ जी इसने मेरे भाई को डिफेम किया था बाजार में, ठीक है, तो सिर्फ इसी बेसिस पे कि मैं उसका भाई हूँ, तो क्या कोर्ट मेरा एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करेगा, मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करेगा? नो, इट इज नॉट, ठीक है। सिर्फ merely because I am the interested witnesses, it is not the ground for discarding my testimony, कि कोर्ट मेरी टेस्टिमनी को डिस्कार्ड कर दे, ये सिर्फ इसी ग्राउंड पे कि मैं एक इंटरेस्टेड विटनेस हूँ, ऐसा नहीं हो सकता।
फॉर एग्जाम्पल, एक घर में, ठीक है जी, हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं। कोई आया, एक्स पर्सन आया, एक्स पर्सन ने हस्बैंड को पीटा। अभी वाइफ, सिर्फ इसी घर में ये चीज किसने देखी? वाइफ ने, राइट? सिर्फ वाइफ ही मौजूद थी, बट इट इज इंटरेस्टेड विटनेसेस। तो अगर सिर्फ ये कह देना कि भी आप इंटरेस्टेड विटनेस हो तो आपका नहीं हम लेंगे, तो ये चीज बहुत बिल्कुल बिल्कुल गलत है। बिकॉज एक घर में इनके अलावा और कौन ही होगा, राइट? सो इसमें एक ये चीज क्लियर की गई थी, राम संजीव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। राम संजीव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1996, सुप्रीम कोर्ट। इसमें ये चीज बात क्लियर की गई थी, मेरली बिकॉज विटनेस इज अ इंटरेस्टिंग विटनेस, विटनेस इज अ इंटरेस्टेड विटनेस, is no ground for discarding the for discarding his testimony, right? और नेक्स्ट केस लो में स्टेट वर्सेस ए प्रधान, स्टेट वर्सेस ए प्रधान, 1985 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बताया गया था, इंटरेस्टेड विटनेस इज नॉट नेसेसरली अ फॉल्स विटनेस। Just interested witness is not necessarily a false witness. Just as disinterested witness, just as disinterested witness, not necessarily a true witness. जरूरी नहीं है कि जो विटनेस इंटरेस्टेड नहीं भी है, जो डिसइंटरेस्टेड है, कि वो सच ही बोलेगा। फिर तो वैसे ही ये भी जरूरी नहीं है कि वो इंटरेस्टेड विटनेस है तो वो फॉल्स ही बोलेगा, वो एच के फेवर में ही वो बोलेगी। ये कोई कुछ जरूरी नहीं है, राइट? सो इसमें रूल ऑफ क्वेश्चन आ जाता है। फिर अभी मैंने बताया भी, ये भी जरूरी नहीं है भी वाइफ एच के फेवर में ही सब कुछ बोलेगी, बट ये हो भी सकता है कि वो बोल दे। सो इसको कहते हैं रूल ऑफ क्वेश्चन। जब भी कुछ शेडो ऑफ डाउट आ जाए किसी भी एविडेंस के ऊपर, तो हम रूल ऑफ क्वेश्चन को हम ऑन कर देते हैं। रूल ऑफ क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको उस एविडेंस को ध्यान से लेना है। ध्यान से कैसे लोगे? भी आप सिर्फ इसी आप एविडेंस को अपनी देखोगे, आप कोरोबोरेटिव एविडेंस लोगे। इसकी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए हम सपोर्टिव एविडेंसेस लेंगे। हमने ऊपर बात की थी ना, कोरोबोरेटिव एविडेंस की या सपोर्टिव एविडेंस की, राइट? तो रूल ऑफ क्वेश्चन कहता है कि आप उस वाइफ की स्टेटमेंट का आप कोरोबरेट करवाओगे। इसका क्या मतलब होगा कि आप सपोर्टिंग दूसरे एविडेंसेस को आप लोगे, राइट? आप इसमें किस लो लिख सकते हो, बिकॉज ना इंटरेस्टेड विटनेस ये कि ये जो ये मैं आपको एविडेंसेस ये आपको मैं करवा रहा हूँ, विटनेसेस आपको मैं ये करवा रहा हूँ, ये अक्सर 5 मार्क्स में या किसी प्रेपोजिशन बना के आपको एग्जाम में आए हुए हैं, राइट? सो इसके मैं आपको इसीलिए आपको मैं तैयार करवा रहा हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई आपको कोई प्रेपोजिशन आ जाए, तो आपके पास केस लॉज होंगे, तो आपके पास सारी थ्योरी होगी ऐसा क्यों है, उसकी एवरी एडेंशियरी वैल्यू होगी, राइट? तो आप लिख सकते हो, इसमें बताया गया था प्रहलाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रहलाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इट इज द केस लॉ ऑफ 1981 सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कहा था कोरोबरेशन इज रूल ऑफ प्रूडेंस, कोरोबरेशन इज रूल ऑफ प्रूडेंस। इसमें बताया था, whenever there is interested witness, whenever there is
an interested witness immediately rule of caution immediately rule of caution arises, which states whenever a court has whenever a court has iota of doubt, मतलब अगर कोर्ट को थोड़ा सा भी लगता है भी यार शायद ये मतलब इतना रिलायबल ये चीज नहीं लग रही, राइट? Whenever a court has iota of doubt regarding the reliability of witness, immediately it should ask for immediately it should ask for corroborative evidence, right? तो ये मतलब था हमारा इंटरेस्टेड विटनेस का। इसके बाद हम करते हैं इंडिपेंडेंट विटनेस। इसके दो तीन और रह गए। इंडिपेंडेंट विटनेस, हाँ जी, बिकॉज ना जो ये टर्म्स हैं ये हमारे थ्रू आउट जब तक हमारा एविडेंस एक्ट चलेगा, ठीक है, हमारा जब तक हमारा साक्ष्य अधिनियम हमारा एक्ट चलेगा तब तक ये वर्ड्स यूज होंगे। अगर आपको ये वर्ड्स क्लियर अभी नहीं होंगे तो आपको आगे भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट विटनेस चाहिए था, यहाँ पे इंटरेस्टेड विटनेस है तो बात नहीं बनेगी, राइट? तो ये चीजें आपको वेरी फर्स्ट प्रैक्टिस में आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट विटनेस का क्या मतलब होता है कि मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं। जैसे इंटरेस्टेड विटनेस था कि भी हाँ वो मेरा भाई था, दोस्त था, मित्र था, या मेरा रिलेटिव था, या मेरा फैमिली मेंबर था। इंडिपेंडेंट विटनेस का मेरा वो कुछ भी नहीं लगता। सो ऑब्वियसली है ना, आपके दिमाग में भी आया भी इसकी फिर एविडेंशियरी वैल्यू उससे हाई होगी एज कम्पेयर टू द इंटरेस्टेड विटनेस, राइट? यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसमें बताया गया था मानसिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। मानसिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इट इज केस लॉ ऑफ 1993, पंजाब एंड हरियाणा। ऊपर वाले मैंने आपको बताए थे वो थे केस लॉ सुप्रीम कोर्ट के थे, राइट? इसमें बताया गया था एन इंडिपेंडेंट विटनेस स्टैंड्स एट हायर फुटिंग, ही इज वन हु हैज he he is one who does not do biasness। उसको क्या जरूरत है वो किसी के बायस में होकर कुछ बोले, राइट? so it has the higher footing higher footing so it carries higher evidentiary value, right? तो अगर आपने कोई इंडिपेंडेंट विटनेस को भी कहना भी सर ये तो भाई झूठ बोल रहा है भी, ये तो कुछ सही विटनेस नहीं है, तो इसको हटाने के लिए आपको बहुत ही एक स्ट्रोंग एविडेंस को आपको लेके आना पड़ेगा। इंटरेस्टेड विटनेस को क्या है कि आपको आयोटा ऑफ डाउट आपको लेके आना है, इसको हटाने के लिए आपको स्ट्रोंग एविडेंस को लेके आना पड़ेगा। ये बात क्लियर की थी हमें स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हरिराम। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हरिराम, इट इज केस ऑफ 1983 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बताया था very strong reasons are to be required very strong reasons are to be required to reject the testimony of independent witness to reject the testimony of independent witness। if you are rejecting the statement of the independent witness at very minor ground, अगर आप किसी छोटे से ग्राउंड पे अगर आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो इट इज अनजस्टिफाइड, राइट? तो ये वैल्यू है इंडिपेंडेंट विटनेस की, और इंडिपेंडेंट विटनेस की ये वैल्यू और इंटरेस्टेड विटनेस की ये वैल्यू, राइट? सो नेक्स्ट इज इनिमिकल विटनेस। नेक्स्ट इज इनिमिकल विटनेस। इनिमिकल का मतलब होता है, यहाँ लिख देता हूँ, एनिमी विटनेस कि वो मेरा दुश्मन है, ये वो तो मेरे खिलाफ ही बोलेगा। सो इट इज ऑल्सो सेम लाइक द इंटरेस्टेड विटनेस, राइट? चलो ये आपको कोई बात ना उसमें पूछ लेते हैं, प्री में आ जाता है भी
व्हाट इज इनमिकल विटनेस, राइट। तो उसमें लिख सकते हो इट इज अ एनिमी विटनेस। सो इसमें भी इसकी क्या वैल्यू है इसमें, जब एनिमिकल विटनेस आता है तो हमारा रूल ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। वो क्या कहता है कि आपको बहुत ही आपको ध्यान में रखते हुए इसको आपको देखना है, ठीक है। मतलब जब भी आप अपने इसको ऑन रिकॉर्ड लेके आओगे, कोर्ट अपने ऑन रिकॉर्ड है, इस पे रिलाई करेगी, तो उसको बहुत ही ध्यान से देखना है, राइट। इसमें बताया गया था रामा सिंह वर्सेस जगदीश सिंह, रामा सिंह वर्सेस जगदीश सिंह, 2002, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रैप विटनेस। ट्रैप विटनेस विटनेस क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम कई मूवीज में भी हम इसको देखते हैं, राइट। हम कई मूवीज में भी देखते हैं कि अब पुलिस कोई या सीबीआई कोई ट्रैप लगाती है। फॉर एग्जांपल कोई ब्राइब के केस में या कोई नारकोटिक्स के केस में, राइट। फॉर एग्जांपल ब्राइब के केस में वो एक बंदे को भेजते हैं कि आप उसको जाके रिश्वत दो, जब वो रिश्वत लेगा, ठीक है, आप अपनी उसकी तब हम आ जाएंगे, राइट। तो इट इज ए ट्रैप विटनेस। तो उसकी क्या वैल्यू होती है, ठीक है। सो इट इज, अगर मैं इसको बात कहूँ कि इट इज ऑल्सो लाइक इंटरेस्टिंग विटनेस, राइट। क्यों? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू पुलिस, सीबीआई, राइट। सो ऑब्वियसली अगर अगर ये गया तो ये तो ऑब्वियसली इनके फेवर में ही बात करेगा, राइट। सो हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो द पार्टिजियम, PARTISM, पार्टिजियम विटनेस, राइट। तो नेक्स्ट इज हमारे लास्ट दो रह गए, डॉग विटनेस, डॉग एविडेंस। डॉग एविडेंस क्या है? हम देखते हैं भी डॉग्स यूज की जाते हैं जब कोई बॉम्ब डिटेक्ट करना हो या कोई नारकोटिक्स का केस हो, राइट। या कुछ भी, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं मूवीज में कि एक कुत्ते को खून किसी या किसी का कोई कपड़ा को सुंघा दिया, ठीक है, तो वो आगे चीज ढूंढता है। तो या कुछ वो भौंक के बताता है, राइट। सो डॉग विटनेस क्या, हम उसको कोर्ट में कैसे उसको मानेंगे? क्या वो कोई विटनेस है, राइट। इसके पहले हमें करना पड़ेगा ओपिनियन है क्या, इसके एक सेकेंड, इसके पहले हम करते हैं ओपिनियन विटनेस। डॉग एविडेंस को समझने से पहले हमें ये चीज समझनी होगी ओपिनियन विटनेस का ये क्या होते हैं। ओपिनियन, फॉर एग्जांपल कोई साइंटिस्ट है, मुझे बोले कोई डॉक्टर है, उसकी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो ऑब्वियसली जरूरी नहीं है जज को हर चीज हर फील्ड में उसको नॉलेज हो, राइट, हर चीज की उसको नॉलेज हो। सो वो कई कई एक्सपर्ट को बुलाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आ गए, राइट। सो जो जो वो अपना एविडेंस देते हैं, जो वो अपना एविडेंस देते हैं या कोई रिपोर्ट बना के देते हैं, उसकी क्या वैल्यू है? बात की जाए, मैंने क्या लिखा, ओपिनियन है, तो वो अपना ओपिनियन ही दे रहे हैं, ठीक है। उनको कुछ फैक्ट्स दिए गए, उन्होंने अपने रूल्स एप्लीकेबल किए, हाँ जी, हमारे अकॉर्डिंग तो ये बनता है। फॉर एग्जाम्पल किसी गन से, राइट, अभी किसी गन से कोई कुछ चीज फायर हुई, उसने उन्होंने बैलिस्टिक रिपोर्ट बना के दी, राइट। उन्होंने बैलिस्टिक रिपोर्ट बना के दी, हाँ जी, इसी गन से ये जो ये बुलेट है इसी गन से निकली है। तो उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया, तो ये ओपिनियन गलत भी हो सकता है, राइट। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि हर चीज का हर बंदे का ओपिनियन अपना अपना होता है। तो इनकी वैल्यू सब्सटेंटिव नहीं होती, इनकी वैल्यू क्या होती है? कोरोबरेटिव।
इनकी इतनी हाई वैल्यू नहीं होती, राइट। सो आगे हम बात करते हैं डॉग विटनेस की। डॉग एविडेंस की का क्या मतलब होता है? डॉग ने कुछ हरकत की, उसको इंटरप्रेट कौन करता है? उसका इंटरप्रेटर, जो उसको हैंडलर है या उसको डॉग हैंडलर, राइट। सो हम कह सकते हैं भी वो आदमी इसका डॉग का एक्सपर्ट है। वो अपना अपने तरीके से बता रहा है भी डॉग ये कहना चाह रहा है। सो इट इज ऑल्सो द ओपिनियन एविडेंस, राइट। सो ये चीज कह सकते हैं कि डॉग इज डॉग एविडेंस, ये ना प्री में बहुत बार आया है, राइट। काफी बार ये पूछा गया है और सभी बच्चे क्या लिखते हैं? साइंटिफिक एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस। इवन कई कोचिंग एकेडमीज भी इसको साइंटिफिक एविडेंस बताते हैं। इट इज वेरी रॉन्ग। डॉग एविडेंस इज नॉट द साइंटिफिक एविडेंस, इट इज नॉट द एविडेंस। बिकॉज क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ कह रहा हूँ, ठीक है, मैंने ए ने फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को कुछ कहा, हमारा एविडेंस तो क्या कहता है भी ए ने कोई इंसिडेंट देखा, ए ने कोई इंसिडेंट देखा, अभी ये कुछ कहना चाहता है, कुछ स्टेटमेंट देता है, तो हमारा लॉ क्या कहता है भी वही पर्सन आके एविडेंस दे। ए ने बी को बताया भी ऐसे ऐसे हुआ, अभी बी आके एविडेंस दे रहा है। इट इज कॉल्ड हियर से एविडेंस। हियर से मतलब सुना हुआ, किसी आगे से सुना हुआ। इट इज नॉट अलाउड इन अवर एविडेंस लॉ। सो जो डॉग का एविडेंस है, डॉग ने कुछ सूंघ के कुछ हरकत की, उसको इंटरप्रेट कर रहा है कोई थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डॉग लिख देता हूँ, इसने कोई हरकत की, इसको इंटरप्रेट कर रहा है भी, तो ये तो कुछ और भी वो कर सकता है। सो इट इज अ हियरसे एविडेंस। तो हियरसे एविडेंस इज नॉट अलाउड। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट द साइंटिफिक एविडेंस। तो ये है क्या चीज फिर? डॉग हम इसको यूज क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज ओनली द टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप इन्वेस्टिगेशन में इसको यूज करते हो। आप सिर्फ इसी बेसिस पे फॉर एग्जांपल ए ए बी सी लोग खड़े हो गए, तीन एक्यूज पर्सन, डॉग ने एक रुमाल सूंघने के बाद ए के पास खड़ा हो गया, तो आप इसको आप एविडेंस ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में नहीं आप कह सकते भी ए ही मर्डरर है। बिकॉज भी कुत्ते ने उसका रुमाल सूंघा और उसके पास जाके वो खड़ा हो गया, राइट। सो इट इज नॉट द एविडेंस इन कोर्ट, इट इज ओनली द टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें कुछ केस लॉज हैं। ये कई बार प्री में मेंस में इंटरव्यू में ये चीज पूछी थी, आप इसको स्टार लगा लें। अब्दुल रज्जाक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1970 सुप्रीम कोर्ट। ये सबसे अर्ली जजमेंट था जिसमें ये चीज क्लियर की गई थी। उसकी बात क्लियर की गई थी दिनेश बोर ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ असम, 2008 सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने साफ साफ कहा था, इट इज ओनली द टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट इज ओनली द टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट इज नॉट साइंटिफिक एविडेंस, इट इज नॉट साइंटिफिक एविडेंस, इट इज अ फुल स्टॉप के बाद इट इज अ हियरसे एविडेंस, इट इज अ हियरसे एविडेंस because the behavior of a dog, because the behavior of the dog is interpreted by the handler। जो डॉग को हैंडल करता है उसकी बिहेवियर को वो इंटरप्रेट करता है। ऑल्सो डॉग कांट गिव एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस के हमने रूल किया था कि एविडेंस सिर्फ वो चीज एविडेंस बनेगी जिसको हमको अक्रॉस एग्जामिन हम कर सके। डॉग को आप कैसे आप अक्रॉस एग्जामिन करोगे, राइट। सो ऑल्सो डॉग कांट गिव एविडेंस इन कोर्ट। तो उसका एविडेंस कौन देता है? हैंडलर।
so it is a hearsay evidence. So इसी वजह से dog evidence is not an evidence in our law, right? So today we studied the definitions of the document. डॉक्यूमेंट की हमने डेफिनेशन की कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, राइट? हमने बात की इट इज द जो जो मैटर है डॉक्यूमेंट किसी सब्सटेंस पे, दैट इज अ डॉक्यूमेंट, राइट? उसके बाद हमने बात की थी कि एविडेंस, एविडेंस में हमने देखा था कि जो एविडेंस की जो डेफिनेशन है इट इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन, इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी वो हमने बात की थी, और उसको कौन फुलफिल कर रहा है, जो वर्ड लिखा है मैटर इन द डेफिनेशन ऑफ द प्रूव्ड और द डिसप्रूव्ड, राइट? तो उसके बाद हमने किए थे जो भी हमारे एविडेंसेस हैं, विटनेसेस हैं, वो क्या कौन कौन है, उनका क्या क्या रोल है, क्या क्या उनका मतलब है। ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको आगे लेक्चर्स आपको समझ आ सके, राइट? सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ चीज समझ में नहीं आती तो आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा मेरा फोन नंबर वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? आप मुझे व्हाट्सएप पे अपनी जो भी आपकी क्वेरी है आप मेरे को बता सकते हो। थैंक यू सो मच।